नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी मेंस की सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं और हम ऐसे फैक्ट्स और ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें वो सभी स्टेट पीसीएस, चाहे उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बिहार पीसीएस, एटलीस्ट यूपीएससी में भी ये फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट काम में आएंगे। तो इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का विकास। तो देखते हैं दोस्तों, ये सारे एग्जाम में पूछे जाने वाला फैक्ट है। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के विकास का पता ब्रिटिश शासन के औपनिवेशिक युग से लगाया जा सकता है। 1773 से शुरू होकर भारत पर शासन करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कई अधिनियम पारित किए गए। हालांकि ये अधिनियम भारतीय आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहे, क्योंकि इन्हें विदेशी शासकों द्वारा थोपा गया था। भारत में ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों की अवधि को 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान संवैधानिक प्रयोग, ये 1773 से 1857 तक था। और दूसरा चरण है ब्रिटिश क्राउन के तहत संवैधानिक प्रयोग, इसका काल 1857 से 1947 तक था। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के दौरान संवैधानिक विकास, ये पहला चरण है 1773 से 1857। 1757 से 1857 तक की अवधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन को विनियमित करने और भारत पर शासन करने की उनकी मदद करने के लिए 5 प्रमुख कानून बनाए गए। इन 5 अधिनियमों का विवरण इस प्रकार है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या था, मतलब इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में केंद्रीयकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। तो इसमें पहला पॉइंट ये था कि यह अधिनियम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला अधिनियम था। नेक्स्ट है, इसमें एक अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया। गवर्नर जनरल को नियम और विनियम बनाने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को 4 सदस्यों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। कंपनी में निदेशकों की संख्या 4 निर्धारित की गई। गवर्नर जनरल को कंपनी के निदेशकों के आदेशों का पालन करना पड़ता था। कंपनी के राजस्व की रिपोर्ट निदेशक मंडल द्वारा दी जानी चाहिए, जो कंपनी का शासी निकाय है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के अनुसार 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और 3 सहायक न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है दोस्तों, पीठ इंडिया एक्ट, ये 1774 में आया था, 1784 में आया था। 1784 के पिट इंडिया अधिनियम ने भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। ये परिवर्तन इस प्रकार के हैं। पहला है, इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश आधिपत्य घोषित कर दिया। सेकंड है, इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत की एक संयुक्त सरकार की स्थापना की, जिसका संचालन क्राउन और कंपनी द्वारा किया जाता था तथा सरकार के पास अंतिम प्राधिकार होता था। वाणिज्यिक कार्यों के लिए एक निदेशक मंडल का गठन किया गया तथा पीठ इंडिया अधिनियम 1784 के प्रावधानों के अनुसार राजनीतिक मामलों के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड नियुक्त की गई। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। बम्बई और मद्रास के गवर्नर काउंसिल की स्थापना की गई। अगला है 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया।
नेक्स्ट है 1813 का चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नामित किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी एक वाणिज्यिक संस्था न रहकर केवल एक प्रशासनिक संस्था बन गई। गवर्नर जनरल को राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। 1833 का चार्टर एक्ट भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया में अंतिम चरण था। यह प्रक्रिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई थी। नेक्स्ट है हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। इसके प्रावधानों को जानेंगे यहाँ पर। इसमें सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा शुरू की गई 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत, और यह सिविल सेवाओं के भर्ती के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा थी। गवर्नर जनरल के कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। इस अधिनियम ने विधान परिषद में 6 नए सदस्यों को शामिल करने की अनुमति दी, जिनमें से 4 को बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और आगरा की अनंतिम सरकारों द्वारा नियुक्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार गवर्नर जनरल की विधान परिषद का नाम बदलकर केंद्रीय विधान परिषद कर दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद ने एक लघु संसद के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया तथा ब्रिटिश संसद के समान ही कार्य प्रणाली अपनाई। अब अगला है हमारा जो दूसरा चरण है, ब्रिटिश राज के अधीन संवैधानिक विकास। ये 1857 से 1947 तक था। यह ब्रिटिश राज के अधीन संवैधानिक विकास के दूसरे चरण की शुरुआत है। इसमें सबसे पहले है भारत सरकार अधिनियम 1858। ब्रिटिश इसमें के अंतर्गत जो प्रावधान है, पहला प्रावधान है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया तथा शक्तियां ब्रिटिश राज को हस्तांतरित कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के राज्य सचिव ने पूर्व निदेशक मंडल की शक्तियों और कर्तव्यों को अपने हाथ में ले लिया तथा भारत के वायसराय के माध्यम से भारतीय प्रशासन को नियंत्रित किया। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सचिव को भारत परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, जिसमें 15 सदस्य होते थे। यह परिषद एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करती थी। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। नेक्स्ट है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके पॉइंट हैं या प्रावधान है। पहला प्रावधान है, पहली बार भारतीयों को वायसराय की विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया गया। नेक्स्ट प्रावधान है, इसमें प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर विधान परिषदों की स्थापना की गई। बम्बई और मद्रास प्रांतों की विधायी शक्तियां बहाल कर दी गई। पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और बंगाल प्रांतों में विधान परिषदों की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है हमारा इसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1892। विधान परिषद का आकार बढ़ाया गया। विधान परिषद को अधिक शक्ति दी गई। वह बजट पर विचार विमर्श कर सकते थे और कार्यपालिका से सवाल पूछ सकते थे। पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए गए। प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार पेश किया गया था। अगला नियम है हमारा जो इनका सरकार का नियम था, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं इसको, क्योंकि मार्ले उस समय सचिव थे और मिंटो भारत के गवर्नर थे, गवर्नर या वायसराय। इसका पहला प्रावधान है, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। पहली बार विधान परिषदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए गए। केंद्रीय विधान परिषद का नाम बदलकर इंपीरियल विधान परिषद कर दिया गया। केंद्रीय पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली शुरू की गई। सीटें केवल मुसलमानों के लिए आरक्षित थीं।
और केवल मुसलमान ही मतदान कर सकते थे। पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया। सत्येंद्र सिन्हा विधि सदस्य थे, यानी कि कानून सदस्य थे। अगला नियम है हमारा इनका, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर थे। इसका पहला पॉइंट है भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, प्रस्तुत किया गया। पहली बार 1919 के अधिनियम में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया। प्रांतीय विषयों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। इसे आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया। हस्तांतरित सूची में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय सरकार की देखरेख शामिल थी। हस्तांतरित सूची प्रांतीय परिषद के प्रति जवाबदेह मंत्रियों की सरकार को दी गई थी। आरक्षित सूची में संचार, विदेशी मामले, रक्षा शामिल थे। यह हस्तांतरित सूची वायसराय के नियंत्रण में थी। वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 भारतीय थे। इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों, सिखों तक बढ़ाया गया। यह मताधिकार कर योग्य आय, संपत्ति के स्वामित्व तथा 3000 रुपये के भू राजस्व के भुगतान के आधार पर सीमित जनसंख्या को दिया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए 10 वर्ष के अंत में एक वैधानिक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये अधिनियम है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश भारत द्वारा प्रस्तुत सबसे लंबा और अंतिम संवैधानिक उपाय था। यह गोलमेज सम्मेलनों और साइमन कमीशन की रिपोर्ट का परिणाम था। द्विसदनीय व्यवस्था 11 में से 6 प्रांतों बंगाल, बम्बई, मद्रास, असम, बिहार और संयुक्त प्रांत में लागू की गई। प्रांतों में विधायिका का विस्तार किया गया। यह अधिनियम के अनुसार शक्तियों को संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया था। द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। इस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम में संघीय न्यायालय और भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था। भारत सरकार अधिनियम 1935 की लंबाई के कारण इसे 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, यानी कि बड़ा प्रावधान था। नेक्स्ट है हमारा क्रिप्स मिशन 1942। 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन द्वारा दिए गए कुछ प्रस्ताव इस प्रकार हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा प्रदान किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए भारत में एक निर्वाचित निकाय की स्थापना की जाएगी। यहाँ तक कि भारतीय राज्य भी निर्माण निकाय में भाग लेंगे। भारत में लगभग सभी दलों और वर्गों ने क्रिप्स मिशन द्वारा दिए गए प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन 1946 में था। कैबिनेट मिशन योजना के कुछ मुख्य प्रस्ताव शामिल थे। कैबिनेट मिशन योजना में जो प्रस्ताव थे वो इस प्रकार थे। पहला है, भारतीय रियासतों और ब्रिटिश प्रांत मिलकर भारत संघ का निर्माण करेंगे। दूसरा है, 389 सदस्यों वाली एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी।
तीसरा है प्रमुख राजनीतिक दलों के 14 सदस्यों द्वारा एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। चौथा है भारतीय संविधान सभा नामक एक प्रतिनिधि निकाय का गठन किया जाएगा। पांचवा है संविधान तैयार होने तक संविधान सभा डोमिनियन विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। छठा है संविधान निर्माण होने तक भारत का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार किया जाएगा। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी कहते हैं इसको। ब्रिटिश भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान में हो गया। संविधान सभा को पूर्ण विधायी अधिकार प्रदान किए गए। प्रांतों और राज्यों दोनों में सरकारें स्थापित की गई। अब देख लेते हैं दोस्तों स्वतंत्र भारत का संविधान। पहला है, इसमें भारतीय संविधान का प्रारूप संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, जिसे इस विशाल कार्य को पूरा करने में लगभग 3 वर्ष यानी कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, यानी कि 12 दिन और हो जाता तो 3 साल हो जाते। संविधान सभा पहली बार 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी। 14 अगस्त 1945 को समितियों के गठन का प्रस्ताव रखा गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना की गई और संविधान सभा ने संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू की। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फरवरी 1948 में स्वतंत्र भारत के नए संविधान का मसौदा तैयार किया। संविधान 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। उस दिन विधानसभा का अस्तित्व समाप्त हो गया तथा यह 1952 में नई संसद के गठन तक भारत की अनंतिम संसद में परिवर्तित हो गई। यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो दोस्तों भारत का संवैधानिक विकास हम लोगों ने देखा 1773 से शुरू होकर 1947 तक कैसे कैसे रहा, इसमें क्या क्या प्रावधान जोड़े गए और क्या क्या कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।